नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको मालूम है पूरे हरियाणा के अंदर करनाल की सीट बड़ी हॉट रहती है। और यदि अब बात करें तो करनाल पिछले 3 दिनों से और ज्यादा हॉट हो गया है। क्योंकि आपको मालूम है कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा कारण कि करनाल में जिस तरह से समाचार आ रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, कि भ्रष्टाचार करनाल के अंदर चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। और लोग सोच रहे थे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इस विषय में शायद ही कार्रवाई करें, लेकिन उनको मालूम नहीं था हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में। उन्होंने जांचा परखा, हर तरह से मौका दिया। कुछ ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को उन पर इतना विश्वास किया कि वो करनाल की जो इमेज है उसको बरकरार रखने में सरकार का, मुख्यमंत्री का, करनाल के विधायक श्री मनोहर लाल जी का विशेष सहयोग करेंगे। जल्दी से दोस्तों मैं चाहूंगा आप सबसे कि आप जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जो मैं अब इस खबर पे करनाल का जो डीएनए करने वाला हूं वो आप शायद ही कभी सुन पाए इस बात को कि आज होगा क्या, लाइव के ऊपर क्या होगा। आप मुझे अपने कमेंट्स कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जुड़े दोस्तों, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं आपसे आपके करनाल की। बात करने वाला हूं आज मैं आपसे डीटीपी विभाग की, और मैं आपसे बात करने वाला हूं हुडा विभाग की। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आपसे करनाल तहसील की, नीलोखेड़ी तहसील की, निगदू तहसील की, असंध तहसील की, इंद्री तहसील की। दोस्तों, इस राजस्व के विभाग को अगर छेड़ा जाए तो यकीन मानना एक एक बाल के नीचे एक एक हजार काली भेड़ें आपको मिलेंगी। और दोस्तों, मैंने लाइव आने से पहले बड़ा निर्णय किया, सोचा कि मैं आपको ऐसी कौन कौन सी बातें बताऊं जिससे आप हैरान हो जाएं, सुनकर परेशान हो जाएं, और सरकार के कानों तक भी ये बात जरूर पहुंचे। क्योंकि ये मामला छोटा नहीं, बेहद ही बड़ा मामला है। इतना बड़ा मामला है कि जिस शहर में जो अधिकारी आ गया, अभी तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, जब से हरियाणा बना और हरियाणा बनने के बाद करनाल बना, और करनाल का एक ट्रेंड है कि करनाल में जो भी अधिकारी ट्रांसफर होके आ गया वो यहीं का हो गया। उसने अपना घर यहीं बनाया, यहीं रहा, यहीं उसने अपना बसर कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, 2014 का प्लान बढ़िया चला। उसके बाद अब दोबारा से जब दूसरे प्लान में आई, भाजपा जेजेपी गठबंधन को लेकर सत्ता में आई और मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी दोबारा से हरियाणा के सीएम बने, तो उनके विश्वास के साथ जिस तरह से विश्वासघात हुआ वो आप देख रहे हैं किस तरह से। आपको बताते हैं, छोटी सी बात शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले हमने उठाया था नगर निगम का एनडीसी घोटाला, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स का। यानी कि यदि आपने कोई प्लाट मकान लिया है और उसकी रजिस्ट्री करवानी है आपने, तो रजिस्ट्री करवाने से पहले आपको नगर निगम से उसकी एनओसी लेनी पड़ती थी दोस्तों आपको। और एनओसी जिस पोर्टल पे मिलती थी, उस पोर्टल को चलाने वाले लोगों ने ही बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, और जिसमें छोटे कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा हुआ, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ट्रांसफर करा के यहां से फुर हो गई। ईओ की बात कर रहा हूं, नगर निगम की। और नगर निगम
कि एक एक चीज को यदि खोला जाए, उसको खुरचा जाए, दोस्तों भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी निकलने वाला नहीं है इसके अंदर से। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस भ्रष्टाचार को सहयोग करने वाले, साथ देने वाले कुछ सत्ता पक्ष के नेता भी शामिल हैं, जो सरकार को, जिन पे विश्वास है सरकार को, उनसे फीडबैक लिया जाता है जब, तो उन लोगों ने सरकार को बड़े गलत फीडबैक दिए, केवल मात्र अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदे के लिए सरकार को मिसगाइड किया और सरकार की बदनामी कराने में पूरा योगदान दिया। और जिसका उदाहरण है आज करनाल तहसील का तहसीलदार राजबख्श, उसका उदाहरण है आज डीटीपी विभाग का डीटीपी विक्रम कुमार। और बात करें, उसका उदाहरण है नगर निगम के एससी, जिनका भ्रष्टाचार उनके कार्यालय से ही लीक हो गया। वो और भी, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, कि सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि विजिलेंस विभाग का जो ये काम अब हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विजिलेंस के जिस आईपीएस अधिकारी को डीजीपी लगाया, और जिस तरह से सोच समझकर डीएसपी राजेश फोगाट को करनाल में एसपी का चार्ज दिया, फिर उसके बाद उस एसपी ने किस तरह से अपनी टीम को चयन करके अपने साथ लगाया, और फिर उसके बाद जिस तरह से डीटीपी विक्रम कुमार को लपेट लिया, 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। और जब उनके घर की चेकिंग की गई, तलाशी ली गई, तो वहां से मिले 74 लाख से अधिक रुपए कैश मिले। और उसके बाद जब और तलाशी की तो बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले जिसकी जांच करते ही इस भ्रष्टाचार की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। बताना चाहूंगा, एक डायरी, डीटीपी की डायरी विजिलेंस के हाथ में लग गई, क्योंकि आदमी का दिमाग है, इतना सामान बीच में रख नहीं सकता, किससे पैसा आ रहा है, किससे जा रहा है, क्या हो रहा है, किसको एनओसी दी जा रही है, किसकी रजिस्ट्री कराई जा रही है, और कैसे गिव एंड टेक हो रहा है। दोस्तों मैं चाहूंगा जल्दी से जुड़े मेरे साथ आप। आज मैं आपका टाइम लेने वाला हूं, और आप यदि मुझे कोई प्रश्न भी करना चाहेंगे तो मैं उसका जवाब भी आपको देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आज की घटना से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि करनाल के डीटीपी विक्रम, जिन्होंने करनाल में तहलका मचा दिया, टेरर खड़ा कर दिया, एक ऐसा टेरर खड़ा कर दिया जिससे प्रॉपर्टी डीलर्स, एडवाइजर्स, उनके रोंगटे खड़े हो गए। कॉलोनाइजर्स जो कॉलोनियां काटते हैं, जो इस धंधे में लिप्त है, उनके लिए ऐसी टेंशन क्रिएट कर दी और उनको मजबूर कर दिया कि मन मांगी रकम वसूल की जाए। और दोस्तों इस पूरे रैकेट के अंदर केवल वहां डीटीपी नहीं है। एक डीटीपी पे हम उंगली उठा दें, वो डीटीपी एक नहीं है, पूरा नेक्सस है। और ये नेक्सस केवल मात्र एक इन्हीं 3-4 डिपार्टमेंट्स के अंदर नहीं है, तकरीबन सभी डिपार्टमेंट्स में चल रहा है। और हम चाहेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से करनाल में इस नेक्सस को तोड़ा, उसी तरह से पूरी स्टेट के अंदर इस चाबी को और कस देना चाहिए। जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से गिव एंड टेक हो रहा था, आपको बताना चाहूंगा, गिव एंड टेक, एक आपने मुझे दिया, मैंने आपको दिया, शादी की भाजी जैसे होती है, आपने मुझे 1 किलो दी, मैंने आपको इतना सगन डाला, उसके बाद आपने मुझे डबल लुटा दिया। ऐसा खेल जिसका खुलासा आज विजिलेंस के इंस्पेक्टर सचिन ने किया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि डीटीपी
रजिस्ट्रियां करवाता था तहसीलदार से और उसके पैसे देता था उनको, और तहसीलदार उनसे एनओसी लेता था, उसके पैसे देता था। देखो कितनी जबरदस्त सेटिंग है, दोनों की सेटिंग खतरनाक सेटिंग थी दोनों की, और इसमें मोटा खेल खेला जाता था। दोस्तों इस पूरे रैकेट के अंदर, खेल खेलने के अंदर, डीटीपी का ड्राइवर जो लपेटे में आ चुका है, 5,000 बरामद हुए हैं, सारा खेल खेला जाता था। और भी डीटीपी विभाग के कुछ कर्मचारी, इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। उसके अलावा आपको एक बात बता दूं, इसी डीटीपी के पास नगर निगम का भी चार्ज था, और जब से इसको चार्ज मिला निगम के अंदर, इसने निगम के अंदर भी तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, और इतनी तोड़फोड़ कर दी, लोगों को खून के आंसू पीने पड़े। और खून के आंसू जब पिए तो उनके जो पार्षद थे, उनके जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा दबना पड़ा, और ये जो तोड़ फोड़ का कार्य चल रहा था इसको स्लो कर दिया, बिल्कुल धीमी गति का। और इस दौरान जिनके मकान तोड़े गए, जिनके शोरूम तोड़े गए, जिनके कॉलोनियां उजाड़ी गई, वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो गई। आप करनाल में देख सकते हैं, आप अपनी गाड़ी निकालें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार निकालें, एक करनाल का गेड़ा लगाएं, मतलब करनाल का चक्कर लगा लें, तो आपको वो सब मिल जाएगा। 3,000 रुपये गज वाली जमीन को 30,000 रुपये गज बेच दिया गया, एक मिली भगत करके। और सरकार को आईना दिखाया गया कि ये बड़े ईमानदार अफसर हैं, इनके खैर का भी बड़े ईमानदार हैं। दोस्तों शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाएं कहीं पानी मिलता हो तो। किस तरह से, कैसे खेल खेलते हैं, कैसे गरीबों को लूटते हैं। और जो करनाल की तहसील थी, करनाल की तहसील के बारे में मैंने बहुत लिखा, बहुत एपिसोड चलाए, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वयं छापेमारी की, कईयों को सस्पेंड किया। लेकिन उसके बाद जो खेल खेला गया, उसके बाद इसी तहसीलदार की जो रिपोर्ट बनाकर भेजी गई कि इससे बढ़िया आदमी कोई है ही नहीं, इतना विश्वास बना दिया कि पूरे हरियाणा के अंदर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि राजबक्स को लेकर सरकार का सबसे नजदीकी तहसीलदार बताया जाना शुरू हो गया। और आपस में, इनके आपस के जो रिलेशंस होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरसी क्लर्क, ये सब जितने होते हैं, इनके आपस के जो रिलेशंस होते हैं, इनमें एक टेरर सा हो गया कि राजबक्स मुख्यमंत्री के नजदीक है, सरकार के नजदीक है, इसकी चलती बहुत है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री जी अपनी ईमानदार छवि को बरकरार रखते हुए हरियाणा का सुधार करने में लगे हुए हैं, और हमें ये बात कहने में भी गुरेज नहीं है। और दोस्तों आपको बता दूं, जिस तरह से चल रहा था, लगता नहीं था कितनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से डीटीपी को लपेट लिया एक पानीपत का शख्स, उस शख्स की देखिए बहादुरी है, मैं तो बहादुरी कहूंगा, कि जिसने थोड़ी सी जमीन हरि सिंहपुरा में ली और उसकी एनओसी को लेकर मामला बिगड़ गया। 10 लाख रुपए की डिमांड की गई ताकि 10 लाख रुपए डीटीपी साहब को दे दे। वो बंदा जो उसने प्रॉपर्टी ली है उसका चेंज ऑफ लैंड कराए ना कराए, वहां पर जो करना है वो कर दे, जय श्री राम कर दे। बड़ी खुली सी बात है, जो लूट मचानी है मचा दे, ईमानदार बन के। लेकिन मामला बिगड़ गया और विजिलेंस के पास पहुंच गया, और विजिलेंस के अंदर ऑलरेडी पहले ही ऐसे ईमानदार ऑफिसर आ चुके थे, राजेश फोगाट जी, जिन्होंने इसको लपका, और लपकने के बाद टीम बनाकर अपने उच्च अधिकारियों से डिस्कशन करके और इस डीटीपी को रंगे हाथों धर दबोच लिया।
बहुत सामान मिला है दोस्तों। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि 2.5 करोड़ से ऊपर का कैश, लेकिन विजिलेंस ने बिल्कुल इस बात को नकार दिया कि इतना नहीं था, 1.25 करोड़ के आसपास कैश मिला है। उसकी डायरी मिली है, डायरी। एक फिल्म थी डॉन, उसमें डॉन की भी डायरी होती है दोस्तों। ये भी डॉन ही है जिसकी डायरी मिल गई, हाथ में आ गई। अगर दोस्तों तहसीलदार की डायरी, अगर तहसीलदार राजबख्श की डायरी विजिलेंस के हाथ लग गई आज, दोस्तों दावे से कह सकते हैं कि करनाल के कम से कम 10 अर्जी नवीस इस लपेटे में आ जाएंगे। और कुछ तो फरार हो चुके हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कुछ भाग गए हैं। आपको बता देते हैं, तहसील के बहुत से कर्मचारी, जैसे नायब तहसील कह सकते हैं, पहले वाले भी, पिछली, अगर जब खंगालने पे आएंगे तो उसको खंगाल देंगे। और विजिलेंस अब खंगालने के मूड में है, सरकार भी खंगालने के मूड में है, क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और ऐसा पहले भी था। लेकिन अब जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, अब लोगों को भी उम्मीद हो गई है कि जो चोर है, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके लिए अब सलाखें तैयार है। दोस्तों आज की घटना बता देते हैं कि तहसीलदार को सुबह 11:30 बजे उनके कार्यालय से राउंड अप कर लिया गया। और जो गोपनीय इंफॉर्मेशन है, जो अंदर की जो जानकारी है, उनको ले जाया गया। और वहां पर जब पूछताछ हुई, पहले उनसे पूछताछ हुई भी अपना अपराध वो कबूल करते हैं या नहीं, अपने कर्म कांडों का उल्लेख करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसको लेकर पूछताछ शुरू हो गई। दोस्तों इसमें एक बात है कि आप सोच सकते होंगे कि विजिलेंस पे भी दबाव होगा, लेकिन इस विजिलेंस टीम को सलूट है जिन्होंने इसका पर्दा फाश कर दिया। और वो फाश इसलिए कर दिया क्योंकि गदर मचा हुआ था। अब हुआ क्या, तहसीलदार को बुलाया गया, यहां से उसके ऑफिस से उसको राउंड अप कर दिया। और जब पूछताछ हुई, इंस्पेक्टर सचिन का कहना है कि दोनों ने, डीटीपी ने और तहसीलदार ने, पूछताछ के दौरान अच्छे से कोऑपरेट नहीं किया। अर्थात समझ सकते हैं कि कोऑपरेट नहीं किया, इसका मतलब जब अलग अलग पूछताछ हुई, ये तब का हो सकता है। लेकिन जब दोनों को ही आमने सामने बिठा दिया, आ जाओ भाई दोनों, अब आमने सामने अपनी अपनी किताब खोल दो, तो दोस्तों वो किताब जब खुली तो जो 74 लाख रुपए थे उसमें से खुलासा हुआ कि 14.5 लाख रुपए तहसीलदार ने डीटीपी को, दोस्तों ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये विजिलेंस के इंस्पेक्टर सचिन ने बताई है, उनकी तरफ से बोल रहा हूं। उनका कहना है कि डीटीपी ने बताया कि राजबख्श के 14.5 लाख रुपए उनके पास एनओसी लेने के लिए आए हुए हैं। और जब ये बात क्लियर हुई, वो एंट्रियां चेक की गई और कैसे पैसे आए गए, कितने दिन में फोन कॉल्स पे बात होती थी, व्हाट्सएप कॉल पे बात होती थी, सारा मिलान करने के बाद इसको, राजबख्श को उठा लिया गया। और राजबख्श के उठने के बाद आपको मालूम है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से क्या हुआ। 14.5 लाख का खुलासा हुआ, और भी बहुत चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात जो खुलकर सामने आ रही है, वो ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने वाला हूं कि 14.5 लाख रुपए की जो एनओसी अभी पता चला है, जो जारी की गई है, जिसके पैसे डीटीपी के पास गए हैं, वो एनओसी किस किस प्रॉपर्टी के अंगेंस्ट, किस किस प्रॉपर्टी को लेकर जारी की गई, उसकी भी अब जांच शुरू हो चुकी है कि वो एनओसी फर्जी है, नहीं है, कितनी सही है, क्या है,
अब इसका भी खेल चालू हो चुका है। और दोस्तों देखिए, हम तो एक बात और करेंगे कि अब विजिलेंस जब मामले की जांच कर ही रही है, तो नगर निगम के एनओसी घोटाले को भी लेकर इस जांच में उस विषय को भी शामिल कर ले, क्योंकि वो मामला भी तहसील में जाके अटक गया था। उस समय के जो इंस्पेक्टर थे आर्थिक अपराध शाखा के, उन्होंने एक पत्र लिखा था तहसीलदार को एनओसी से संबंधित, जिसका जवाब नहीं दिया गया। वो मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन थी। इस मामले को भी इसके साथ जोड़ देना चाहिए। और इसके अलावा आपको बताऊंगा, जितने भी ये आरसी क्लर्क रहे हैं और जितने वो रजिस्ट्रेशन होती है, जो रजिस्ट्री होती है, उसको वेरीफाई करते हैं जो लोग, और उससे पहले जो उसको लिखता है डी राइटर, वो कैसे उसको डिजाइन करता है, उस विषय की भी जांच बेहद जरूरी है। दोस्तों काफी कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, और मैं एक बार देखना चाहूंगा कि काफी कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। एक साथी लिख रहे हैं, कृष्ण लाल जी लिख रहे हैं कि विजिलेंस की इस टीम को, पूरी टीम को सलूट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अभी तो इस में एक आईएएस का भी नाम जोड़ा जा रहा है, जिसके अंदर उसका नाम भी जोड़ा जा रहा है कि बड़े अधिकारी होते हैं आईएएस। अब पता नहीं किस रैंक के हैं, क्या हैं, उनका क्या इस पूरे खेल में रोल है। वो ये कमेंट्स आ रहे हैं, वो कमेंट्स बोल रहे हैं दोस्तों, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और मे भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि जब एक अपॉइंटमेंट होती है, और आपको मैं अकॉर्डिंग टू रूल बताऊं तो क्या होता है, इनको एक प्राइमरी सीटें बोलते हैं, प्रीमियम सीट्स। सरकार में जो लोग रहे हैं उनको मालूम है कि प्रीमियम सीट्स का अर्थ क्या होता है। जैसे तहसीलदार लगना, एसडीएम लगना, नायब तहसीलदार लगना, उसके बाद आरसी क्लर्क लगना, जहाँ से मुद्रा ज़्यादा आती है, उस तरह की ये प्रीमियम सीटें होती हैं, और जिसकी सिफारिशें की जाती हैं अपने लोगों को लगाने के लिए। ये खेल है बहुत बड़ा, इसको दोस्तों आपको समझना होगा। और मैं कोशिश करूंगा आपको इसको बारी बारी से समझाता रहूं, मैं खुद लाइव आकर आपको इन विषयों में गंभीरता से समझाता हूं, क्योंकि ज्ञान कहते हैं आप लोगों से मिला है, माँ सरस्वती की कृपा है। और दोस्तों जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं उनका भी बहुत थैंक्स करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि इस लाइव को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि उनको किस तरह से लूटा जाता है और कौन लोग लूटते हैं। और दोस्तों इस पूरे स्कैंडल के अंदर एक टीम ऐसी निकल के आई जो बचाने का काम कर रही है, और वो है करनाल विजिलेंस की टीम। देखिए, टीम भी तब काम करती है जब उसका कप्तान बढ़िया होगा। और जो वो कप्तान है, जिसको कप्तान लगाया गया है, बनाया गया है, अब उसकी बात करें तो वो सोच जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाने की सोच अब काम कर रही है। दोस्तों ये काम होना चाहिए। सुनिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में होना चाहिए। नंबर 1, डीटीपी डिपार्टमेंट में सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद हुडा विभाग में होना चाहिए, हुडा विभाग खास तौर पर। उसके बाद तहसील, जितनी तहसीलें हैं उस पे होना चाहिए। उसके बाद आप आ जाए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, वहां आ जाएं, वहां का भी खेला बहुत बड़ा खेल है, बहुत जबरदस्त खेल खेला जाता है वहां पर भी। और उसके अलावा कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार के काले सांप नाग ना बैठे हों। और दोस्तों ये जो क्या कहते हैं इसको, कि जो ये नासूर, जो ये जख्म है, ये जख्म नासूर बन जाते हैं, हर आदमी परेशान हो जाता है। पता नहीं किस तरह से, कैसे दो पैसे इकट्ठे कर कर अपने बच्चों का पेट काट कर अपना घर बनाता है, उसको तोड़ दिया जाता है दोस्तों।
समझाया नहीं जाएगा बिल्कुल भी, कैंपेन नहीं चलाया जाएगा। कैंपेन दे दी जाती है जिनके सर्कुलेशन नहीं होते, उन लोगों को, जिनकी जुबान बंद कर दी है उनको उनका मुंह भर दिया जाता है। जागरूकता अभियान नहीं चलाए जाते। क्यों नहीं बताया जाता? एक बोर्ड लगा देंगे तहसील के बाहर कि इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है, अनअप्रूव्ड है, ये खसरा नंबर नहीं है। और ऐसा ही बोर्ड डीटीपी ऑफिस के बाहर भी लगा हुआ था। दोस्तों, इन दो जगहों पर ये बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद यदि बात करें आपको और शहर में कहीं इस तरह का ना तो बोर्ड मिलेगा और ना ही किसी को जानकारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात, जितनी भी शहर के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी सड़कें बनी हैं, जितनी भी सड़कों के आसपास इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम हुआ है, दोस्तों इन सब की जांच होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो ये काम हुआ इससे बहुत लोगों के घर भर चुके हैं। अवैध पैसा, काला धन जिसको बोलते हैं ना सर, वो काला धन, वो काला धन इनके घरों में घुस चुका है। और जब ये जांच होगी तो ये काला धन बाहर आएगा। लोग कहते हैं ना कि मोदी सरकार ने कहा था काला धन बाहर से लाएंगे। ये बाहर निकालने को काला बोलते हैं सर। जो जिसके बाहर से निकलेगा, जिसके अंदर से काला धन बाहर आएगा, उसको काला धन बोलते हैं, बाहर आएगा। दोस्तों, हर चीज के अंदर एक पैमाना होता है, एक पैमाना बनाया जाता है। करनाल के डिप्टी कमिश्नर थे बलबीर सिंह मलिक, उन्होंने मुझे भी बताया था, कहते विकास जी, एक पैमाना होता है, उस पैमाने के हिसाब से काम होता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार उस पैमाने का बोर्ड नहीं लगाता, वो चोर होता है। लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी गली में सड़क बनेगी, उसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना तारकोल लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितनी बजरी लगेगी, कितने एमएम की बजरी लगेगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी फाउंडेशन कितनी होगी, किस तरह से उसका बेड बिछाया जाएगा और उसके ऊपर लेयर डाली जाएगी। दोस्तों, यहां तो सारा काम ही उल्टा। इंटरलॉकिंग की टाइल के ऊपर ही तारकोल की डाल दी ऊपर। अरे भाई, फिर जब आपको तारकोल ही डालनी है तो फिर इंटरलॉकिंग टाइल्स क्यों क्यों लगाई? ऐसी ऐसी सड़कें 4-4, 5-5 बार बना दी जिसका औचित्य नहीं था। और जो सड़कें बननी चाहिए थी वो सड़कें नहीं बनी है। मैंने आपको पिछले दिनों दिखाया था कि एक 12.5 इंच की, मतलब 10.5 इंच की, सॉरी, 10.5 इंच मोटी आरसीसी की सड़क बना दी। कमाल हो गई है। और काम देखो, काम की इंस्पेक्शंस करना भी कोई नहीं चाहता। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की। अब बात करते हैं नगर निगम की। नगर निगम के डिपार्टमेंट्स की बात यदि करें तो नगर निगम डिपार्टमेंट्स के अंदर बिल्डिंग ब्रांच है। जो बिल्डिंग ब्रांच में इस समय 3 अफसर काम कर रहे हैं दोस्तों। एक एटीपी, जिसको डीटीपी बोलते हैं, डीटीपी का जो कद होता है बड़ा होता है, और एटीपी का चार्ज दे दिया किसी को। उसके पास और भी जिलों का चार्ज है। वो 2 दिन यहाँ आता है, 2 दिन वहां जाता है, 2 दिन वहां जाता है। और इसी प्रकार से 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर लगे हुए हैं। एक का नाम है राजेश और दूसरे का नाम है विकास। विकास के पास भी चार्ज हैं। और राजेश जी का तो कहना ही क्या है। राजेश जी के बारे में आप भी अच्छे से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इनको आज मैंने खुद 50 फोन किए एक खबर के लिए, वर्जन के लिए। इस बंदे ने फोन नहीं उठाया। और हम कल इसके माई बाप से वर्जन लेंगे, वो मैं आपको खबर दिखाऊंगा। दोस्तों, हमारा काम आपको सत्य से मिलवाना है, सत्य दिखाना है, और उन लोगों से भी मिलवाना है जो इस सत्य के बीच में रोड़ा है, रोड़ा। आपको बता दें, बहुत सारी बिल्डिंग मॉडल टाउन, करनाल के मॉडल टाउन एरिया के अंदर बन चुकी हैं जिनके नक्शे पास नहीं है। करनाल के अंदर भी रामनगर के अंदर एक शोरूम बना दिया। जगह तो थोड़ी सी थी, उसको बढ़ा के कब्जा करके
उसको हाउस में भी पास कर दिया। देखिए कितना जबरदस्त चमत्कार है। उसको सील कर दिया नगर निगम ने, इनलीगल कंस्ट्रक्शन बता दिया, उसको तोड़ा नहीं, क्योंकि वो प्रभावशाली था, किसी नेता का था वो प्लॉट जिस पर शोरूम बन गया है। दोस्तों, हम चाहेंगे आप लोगों को, खुद आप लोग इन चीज़ों के बारे में लिखें, अपनी फेसबुक पर लिखें, सोशल मीडिया पे लिखें, और जो आपकी बात को उठाना चाहते हैं आप उनसे संपर्क करें और उन चीज़ों को उठाएं, प्रशासन के कान में लाएं। हम बात प्रशासन की कर रहे हैं तो प्रशासन तो आ जाए वैसा, जो लोगों की सुने, जो पत्रकारों की सुने, सत्य को सुनना बर्दाश्त करे, उस पर एक्शन ले। अब वो दोस्तों सिस्टम नहीं है, क्योंकि मुझे भी 27 साल हो गए इस प्रोफेशन में काम करते हुए। हमने बहुत डीसी एसपी देखे हैं जिनके कान में एक बार बात जाती थी और उस पर एक्शन हो जाता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, हमने खुद एक इलीगल कंस्ट्रक्शन का वीडियो भेजा, इस डीटीपी को भेजा, डिप्टी कमिश्नर को भेजा, और रिवर्ट आया, लिख के नीचे आया गया टेक एक्शन होगा, जल्दी टेक एक्शन, ये कर देंगे वो कर देंगे। हुआ कुछ भी नहीं, वहां धड़ल्ले से काम चल रहा है। और दोस्तों ये जो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं आज, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भ्रष्टाचार है जो वो नासूर बन चुका है और अब इसका इलाज हो रहा है। और जब इलाज होता है, सर्जरी होती है, कुछ चीजों को काट कर बाहर फेंकना पड़ता है, कुछ चीजों को लाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्या होगा। दोस्तों डिपार्टमेंट्स कोई भी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, पंचायती राज हो। आपको बताता हूं, चलो एक बात और बताता हूं। हमारे करनाल का एक खंड है जिसका नाम है मुनक। मुनक में एक वीडियो लगा रखे हैं सुमित जी। उनका जब दिल करता है मुनक में आ जाते हैं और जब दिल करता है चले जाते हैं वापिस, आयराम और ग्याराम। लेकिन जनता परेशान है, जनता बेहद दुखी है। और ऐसा केवल मात्र मुनक में नहीं है, और भी जिले के अंदर और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी है। कुछ मैसेज आए हैं, उनको देख लेता हूं मैं। और हाँ, ये आया है कि सीएम ईमानदार है, ये बिल्कुल सत्य लिखा है। और एक एक व्यक्ति ने लिखा है, उनका नाम आप पोस्ट पे पढ़ लेना, कि बीजेपी वाले कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तोड़ सकते हैं। और नगर निगम के बारे में भी लिखा गया है। तो दोस्तों अब नगर निगम की बात करें तो वो डेयरियां निकालनी थी बाहर, नहीं निकली। मुख्यमंत्री जी के निवास से 500 मीटर की दूरी पर एक इतनी बड़ी डेयरी बनी हुई है सड़क के ऊपर, सड़क के ऊपर उसको नहीं हटाया जा सका। आप सोचिए, समझिए आखिरकार हुआ क्या है। और दोस्तों इसी वजह से मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं थोड़ा लंबा हो गई है बातचीत, तो आपको बताने जा रहा हूं कि जो अभी 5 स्टेटों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें से पंजाब के अंदर जो खेला हुआ है, मैंने पंजाब के लोगों से बात की है, काफी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अलग अलग से बात की है। भी आखिरकार आप लोगों ने ये आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बना दी। दोस्तों बड़ी बात निचोड़ कर बाहर निकली है कि कांग्रेस आई, लूट मचाई, अकाली आए, लूट मचाई, समझौते की सरकारें आई, लूट मचाई, जनता ने मचाई त्राही त्राही मचाई, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने बड़ा साइलेंट, इस बार बड़ा साइलेंट विचार किया, और जो केजरीवाल ने घोषणाएं कर दी, जन लुभावनी घोषणाएं, उसी पर ही लोगों ने उनकी सरकार बना दी। और ऐसी बना दी, विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस प्रदेश में देश में विपक्ष नहीं है,
वहां आपको मालूम है क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको मेरी ये चर्चा, मेरे विचार कैसे लगे, ये विचार कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद हम आपके सामने आ जाते हैं, ताकि आपको हमारी बातों से सत्य के बारे में पता चल सके। दोस्तों, एक जानकारी जाते जाते मैं आपको देना चाहता हूँ। एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है करनाल के रेलवे रोड पर। दोस्तों, उसका जो डिजाइन किया गया था, उसको फर्स्ट टाइम में डिजाइन किया गया था, वो डिजाइन किया था लिबर्टी सेंटर हाउस से उसको उठाया जाएगा और सेक्टर 14 टैगोर हॉस्पिटल से आगे तक उतारा जाएगा। दोस्तों, उधर से अर्बन स्टेट की तरफ से डिजाइन में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जो रेलवे रोड पर डिजाइन आ रहा है उसके अंदर बहुत बड़ा तब्दीली हो रही है। उसकी उस फ्लाईओवर को खींच के लंबा किया जा रहा है, कभी छोटा किया जा रहा है। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किससे क्या हुआ, उस पर चल रहा है काम। गजब हो रहा है। इतने सार्वजनिक शौचालय बना दिए और सारे ताले में बंद हैं। शैवर कॉम्प्लेक्स बना दिया रेलवे रोड पर। दोस्तों, सड़क को चौड़ा करने की बजाय उस सड़क को और कंजेस्टेड कर दिया, उसको टाइट कर दिया और ज्यादा। केवल मात्र एक विश्वास, एक जो सपना दिखा दिया अधिकारियों ने, यहाँ के विधायक को, उन्होंने विश्वास किया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिन पर विश्वास किया, उसके बाद जो जब क्रॉस चेकिंग होती है उनके बारे में, जिन लोगों पे जिम्मेदारियां थी भाजपा की, या जो कर्मठ सीएम साहब की नज़र में लोग हैं, भाजपा के नेता हैं, उनसे बात बूत होगी, तो उन्होंने भी उसको बिना सोचे समझे रिकमेंड कर दिया। और जिसका हर्जाना आज करनाल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो सच्चे हैं वो अपने घर पे हैं, दावा है मेरा। जो पार्टी के सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो घर पे हैं, वो मिलना ही नहीं चाहते। और मैंने खुद देखा दोस्तों, आज वो लोग हैं जो आज इस डाल पे, कल उस डाल पे, और परसों किसी और डाल पे बैठते हैं। अपनी आंखों से देखा है मैंने। बटरिंग करते हैं, घर से पानी की बाल्टी लेके आते हैं, धैड़ देसी मार देते हैं, मक्खन लेके आते हैं, लगा देते हैं, अंधा कर देते हैं। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि सुनने वाला उसको सत्य समझ लेता है। और जो सत्य बोलते हैं वो आपको मालूम है कड़वे होते हैं। सच बोलना बड़ा। दोस्तों, हम चाहेंगे आप सब लोग जागरूक हो जाएं अपने हक को लेकर। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं आपको। मैंने हांसी रोड चौक, आपने भी देखा होगा दोस्तों। उस चौक के ऊपर एक स्टैचू लगाने के लिए सड़क के दोनों साइड के 2.5 फुट का एरिया कवर अप कर लिया है। वो अब बन गया तो वो जिंदगी भर के लिए बना रहेगा। यदि आपको बनाना ही है, जो सड़क का डिवाइडर है उसी साइज का बना लो। नहीं, सड़क को, सड़क पर एक्रोचमेंट हो गई। पश्चिमी यमुना नहर कैथल पुल के पास भी बहुत बड़ा गोला बनाया गया। गोले के अंदर एक स्टैचू बनाने के लिए इतना बड़ा बना दिया ताकि दूर से कोई वाहन इधर से आएगा या उधर से आएगा, उसको वो जो लाल लाइटें जो लगी होती हैं ट्रैफिक की, वो दिखाई नहीं देती। दोस्तों, संत नगर चौक की बात करें हम, 2 तलवार वाला जो चौक है, वहां पर भी इतने बड़े बड़े तलवार लगा दिए हैं। यदि आप रेलवे स्टेशन की तरफ से शहर की तरफ आएंगे तो आपको वो लाल बत्ती दिखाई नहीं देगी। और यदि आप रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे तब भी वो आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो बड़े बड़े जो हैं वो उसको दबा देते हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल चौक की बात करें, वहां भी यही हालात हैं। उसके बाद सेक्टर 12 पेट्रोल पंप वाले चौक की बात करें तो दूर से जो बीच में एक वो ट्रैफिक का वो रखा हुआ है, वो इतना, उसका हाइट इतनी है, इस लेवल पे है कि वो लाल बत्ती नहीं दिखाई देती। और लाल बत्तियों की कोई जो टाइमिंग होती है वो टाइमिंग भी सेट नहीं है। दोस्तों, किस किस चीज को छेड़ें, किस किस चीज को उठाएं, किस किस चीज को मुद्दा बनाएं, किस किस चीज को ठीक कराएं।
ये परेशानी करनाल की हो चुकी है। हम चाहेंगे आप हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपने घर बैठे एक चिट्ठी लिखा करें उनको, आप अपनी समस्या बताएं, उनको पत्र लिखें, माननीय मुख्यमंत्री जी। आप उनका पता बता देता हूं, उनका पता भी यही है, सेक्टर 1 चंडीगढ़ आप लिख देंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास पर, तो उनके पास वो पत्र पहुंच जाएगा। और मेरा मानना है जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में लग गया उस पर एक्शन जरूर होगा, उस पर रिएक्शन जरूर होगा। कुछ पत्र गए हैं अभी तक उन पे एक्शन नहीं हुआ, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा मेरी जो नोटिस में है। तो दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय ज़रूर रखें करनाल को लेकर। एक वीडियो वायरल करने वालों में आपको दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है अमृतसर से। अमृतसर में एक फ्लाईओवर बनाया गया दोस्तों, सीधा शहर के एंट्री करते ही फ्लाईओवर सीधा शहर को बाहर ले जाता है ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन रात को जब वो वीडियो जो मैंने बनाया या मेरे पास बन के आया दोस्तों, उस पर लाइटिंग इस तरह से की हुई है, इतनी बेहद ही खूबसूरत लाइटिंग की हुई है कि वो फ्लाईओवर इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत लगता है कि कुछ काम हुआ है, कुछ नाम हुआ है। चलिए दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा और कल आपको दिखाएंगे हम जरूर कि किस तरह से विजिलेंस की टीम तहसीलदार राजबख्श को अदालत में पेश करती है, किस रास्ते से लेके जाती है, किस रास्ते से लेके आती है। मीडिया से बचते बचाते कोशिश करेंगे। और राजबख्श का नाम आने से आज उन लोगों के भी जिगर में ठंड पड़ गई है जिन्होंने बहुत आंदोलन किए थे। पीपीएस को लेकर प्रताप पब्लिक स्कूल का एपिसोड चला था। नमस्कार, चाहूँगा दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के, और मैं चाहूँगा कि आप अपने करनाल की आवाज़ को अवश्य उठाएं, ज़ोर शोर से उठाएं, और आप अब तक टाइम्स को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको बेहतरीन खबरें दिखाएंगे और अच्छी खबरें दिखाएंगे। अश्लीलता से दूर रहने का हमने भी संकल्प लिया है। हम आपको बेहुदा खबरों की ओर बिल्कुल नहीं ले जाएंगे और चाय की चुस्की तो जरूर दिखाएंगे आपको दोस्तों। आप बने रहे मेरे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।